अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 ये है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। हमारा पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था 21 कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 था हमारा अगर हमारा इन्वेस्टमेंट था एसोसिएट में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 उसी कड़ी में है जहां पर जॉइंट वेंचर में हमारा कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस होगा वो हमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू पता चलता है। तो दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर काम करती है ऐसा बहुत होता है। काफी सिचुएशन होती है कि दो या दो से ज्यादा मिलकर कंपनी काम करती है। जैसे विस्तारा के नाम से एयरलाइंस है, वो दो अलग अलग कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, टाटा का और एक और कंपनी का। टाटा स्टारबक्स है। ऐसे बहुत सारे जॉइंट वेंचर के एग्जांपल्स हैं। वो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि शेयर करते हैं अपना रिस्क, एक्सपेंस, अपनी स्किल, नो हाउ, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैनेजमेंट, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। और अपना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनकी अकाउंटिंग होती है और रिपोर्टिंग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल टोयोटा और मारुति वाले मिलकर काम कर रहे हैं, हाँ? तो उनका भी जॉइंट वेंचर आपस में है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 2002 से आया और इसमें हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट आउट करता है प्रिंसिपल और प्रोसीजर अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स से रिलेटेड, कि उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाया जाएगा, वो हमें यहाँ सीखने को मिलेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेनली तीन टाइप की जॉइंट वेंचर को डील करता है: जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट्स और जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। The requirement relating to accounting for joint ventures in consolidated financial statement according to proportionate consolidation method as contained in AS 27 apply only when the consolidated financial statements are prepared by a venturer. Similarly, existence of contractual arrangement distinguishes interest which involve joint control from investment in associate in which the investor has significant influence. AS 23 accounting for investment in associates. An investor in joint venture which does not have joint control to report the interest in joint venture in its consolidated financial statement in accordance with AS 13, 21 और 23। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 में कब आएंगे? अप्लाई ओनली व्हेन हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो वेंचरर बना रहे हैं वो उसी तरीके से बना रहे हैं जैसा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट उनका AS 23 में होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वगैरह होता है, उस तरीके से है। तभी एन इन्वेस्टर इन जॉइंट वेंचर विच डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल, जॉइंट वेंचर है बट जॉइंट कंट्रोल नहीं है, तो उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जॉइंट वेंचर का मतलब ही यही है कि दोनों का कंट्रोल हो। तो अगर कंट्रोल नहीं है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड कहाँ अप्लाई होगा? जहां अकाउंटिंग हमें करनी है इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर एंड रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेंचरर्स एंड इन्वेस्टर्स। स्ट्रक्चर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किस टाइप का जॉइंट वेंचर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोविजन ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीड टू बी रिफर्ड टू फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, जैसे AS 23 में भी हमने पढ़ा था। जब हम सेपरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस पर ये अप्लाई नहीं होता है,
वहां तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ही अप्लाई होता है। डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर क्या है। तो जॉइंट वेंचर एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है जहां पर टू और मोर पार्टीज अंडरटेकन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। तो जॉइंट वेंचर का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट अरेंजमेंट है, दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर काम कर रही हैं, उनका जॉइंट कंट्रोल, मिलकर काम कर रहे हैं। इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि अगर हम जॉइंट वेंचर की बात करें तो उसमें क्या क्या बातें हैं, कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर काम कर रही हो, पहली बात तो ये, ठीक है। और वो सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हो, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है मिलकर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये वाला काम तुम संभालो, ये वाला तुम काम संभालो, ऐसा नहीं, मिलकर काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं, जहां पर प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होता है, जहां पर हमारा प्रॉफिट कमाना ही हमारा मेन मकसद होता है। और जॉइंट वेंचर उनके रेगुलर बिजनेस से थोड़ा अलग है, ठीक है, उनका नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, ये उससे अलग है, नॉर्मल बिजनेस से अलग। तो एक तो ये बात हो रही है कि हमारे जो है एक से ज्यादा लोग पार्टी हैं जो मिलकर काम कर रही है, ठीक है। और दूसरा, उन दोनों पार्टी का वेंचरर का ज्वाइंट कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, मतलब मिलकर काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उस पर कंट्रोलिंग भी है, जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होते हैं दोनों से, दो या तीन जितने भी हैं, है ना। और जो रिजल्ट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो भी शेयर किया जाता है ना। एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भी होता है इनका, रिलेशनशिप जो वेंचर की है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू होती है, तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, और वो भी रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट नहीं चलेगा उसमें। जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि वो आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मिलकर शेयर करेंगे प्रॉफिट, और बिजनेस पे दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल का मतलब होता है फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी को बनाना, और जो रिजल्ट आता है उस बेनिफिट को लेना, तो उसे कंट्रोल बोला जाता है। वेंचरर एक पार्टी है जॉइंट वेंचर में जिसका कंट्रोल है, जॉइंट कंट्रोल है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेंचरर। इन्वेस्टर इन ए जॉइंट वेंचर इज ए पार्टी टू ए जॉइंट वेंचर एंड डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर दैट जॉइंट वेंचर। अगर आपने पैसा लगाया है, आप एक पार्टी हैं, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपको इन्वेस्टर बोलेंगे, और अगर आपका कंट्रोल है, जॉइंट कंट्रोल है, तो आपको वेंचरर बोलेंगे। Proportionate consolidation is a method of accounting and reporting whereby a venturer's share of the each of the asset, liability, income and expenses of jointly controlled entities reported as a separate line item in the venturer's financial statement। जैसे हमने एसोसिएट में एक इक्विटी मेथड पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। जब कंसोलिडेशन करते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से होल्डिंग सब्सिडरी में, तो उसमें असेट में पूरी असेट जोड़ी जाती है, होल्डिंग की बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग की असेट में सब्सिडरी की पूरी असेट वैल्यू जोड़ी जाती है। यहाँ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड है, क्योंकि जॉइंट वेंचर है हमारा, तो वहां पर जितना प्रोपोर्शनेट हमारा होल्डिंग है उस हिसाब से हम इसको आपस में बांटते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना जरूरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होना जरूरी है, बिना उसके जॉइंट वेंचर हमारा होता नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट या अरेंजमेंट होना जरूरी है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट will disqualify an organization to be covered under accounting standard 27। joint venture with contractual agreement will be excluded
फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS27। मतलब अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। जॉइंट वेंचर विद कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट will be excluded from AS27 only if the investment qualifies as subsidiary under AS21। मान लिया जॉइंट वेंचर है और आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक ने दूसरे में 50% से ज्यादा का स्टेक ले रखा है, या जो इस तरीके का काम हो गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में कवर हो रहे हैं, फिर AS27 में कवर होने का मतलब नहीं है। अदरवाइज फिर AS27 में होंगे अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है तो। ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है, डिस्कशन के मिनट्स हो सकते हैं वेंचरर के आपस में, आर्टिकल ऑफ द कंसर्न हो सकता है, या बायलॉज हो सकते हैं रिलेवेंट जॉइंट वेंचर। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आइडियली शुड इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या होना चाहिए उसमें? क्या एक्टिविटी होगी, क्या ड्यूरेशन रहेगी जॉइंट वेंचर की, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन क्या रहेंगी, अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कैसे कैसे होगी, और वोटिंग राइट कैसे रहेंगे, कितना पैसा लगाया जाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और जो प्रॉफिट कमाया जाएगा या एक्सपेंस होंगे, जो इनकम होगी, आउटपुट होगा, वो कैसे शेयर किया जाएगा वेंचरर के बीच में। जो मेन ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट का वो है कि इकोनॉमिक कंट्रोल आपस में बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कोई भी यूनिलेटरल कंट्रोल, अकेले किसी भी वेंचरर का कंट्रोल नहीं हो, आपस में मिलकर ही इनका कंट्रोल होना चाहिए। तो क्या होगा, डिसीजन जो है वो सबकी मर्जी से लिए जाएंगे। ठीक है। सब मिलकर ही काम करेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही काम कर रहा है, सब मिलकर काम करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में आइडेंटिफाई वन वेंचर एज ए ऑपरेटर और मैनेजर। ये हो सकता है ऑपरेटर का कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि वो बस फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी अप्लाई करने में अपना काम करता है। एक तरीके से आपका कोई एम्प्लॉय है, मैनेजर है, वो काम कर रहा है, इसका मतलब वो ओनर नहीं बन जाता। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वेंचरर कुछ काम संभाल रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो अकेला ही उसका ओनर हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, IDBI gave loan to joint venture entity of L&T and Kantia Construction. They signed an agreement according to which IDBI will be informed for all important decisions of the joint venture entity. This agreement is to protect the right of IDBI, hence just signing the contractual agreement will not make investor a venturer. अब IDBI ने लोन दिया है, उसे सारी बातों की जानकारी दी जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी को-वेंचरर है या वेंचरर है, वो केवल इन्वेस्टर है, उसने पैसा लगाया, उसने कोई बिजनेस में पार्टिसिपेशन नहीं करा है। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स लिमिटेड ने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इनिशियल कैपिटल के रूप में वाई और जेड के साथ। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ एक्स लिमिटेड मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट इज टू ग्रो द बिजनेस ऑफ GFH लिमिटेड along with the other investors. All investors have right to attend to the meeting and to take decision with respect to business of GFH. All investors are actively involved and have a share in the return generated by GFH as an agreed proportion. तो GFH लिमिटेड एक एग्जाम्पल है जॉइंट वेंचर का,
जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों ही वेंचरर्स, ठीक है, मिलकर काम कर रहे हैं तीनों। Similarly, just because contractual agreement has assigned the role of manager to any one of the venturer will not disqualify him as a venturer. मान लिया एक्स लिमिटेड को जिम्मा दिया गया सारे अरेंजमेंट करने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही एकलौता है और बाकी सब इन्वेस्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर ए, मेसर्स बी एंड कंपनी एंड सी लिमिटेड, मतलब तीनों अलग अलग टाइप के हैं, एक इंडिविजुअल है, एक मेरे ख्याल से एओपी है और एक कंपनी है, तीनों ने एक जॉइंट वेंचर किया है। एग्रीमेंट के हिसाब से जो पॉलिसी डिसीजन है और ऑपरेटिंग फाइनेंशियल डिसीजन एक्टिविटी है वो मीटिंग में लिया जाएगा और ये लोग आएंगे या इनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो पॉलिसी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ए की होगी। तो मिस्टर ए जो है वो वेंचरर भी है, मैनेजर भी है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर कितने तरीके के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27? तो ज्वाइंट वेंचर अलग अलग तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन मेनली 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, दूसरा जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट और तीसरा जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। Any structure which satisfies the following characteristics can be classified as joint venture. दो या दो से ज्यादा वेंचरर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से बाइंड है और कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से उनका जॉइंट कंट्रोल बनता है। तो पहले टाइप का हमारा कौन सा है? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। अंडर दिस सेटअप, venturers do not create a separate entity for their joint venture business, but they use their own resources for the purpose. They raise any funds required for joint venture on their own. They incur any expenses and sales are also realized individually. They use same set of assets and employees for joint venture business and their own business. The joint venture agreement usually provide means by which the revenue from the jointly controlled operation and any other expenses incurred common are shared among the ventures. मतलब मान लेते हैं ए और बी दोनों का फर्नीचर का काम है, अलग अलग, दोनों का अपना अलग अलग फर्नीचर का काम है। ये मेनली जो हाउस होल्ड फर्नीचर है उसमें डील करते हैं। इन्होंने सोचा कि हम बिजनेस के फर्नीचर जो सॉल्यूशंस होते हैं बिजनेस में, ऑफिस फर्नीचर जो होता है उसमें हम डील करते हैं, तो मिलकर काम करते हैं क्योंकि वो काम थोड़ा बड़ा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे लिए थोड़ा सा अकेले अलग से करना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने वो सब सोचा, उन्होंने कहा जो जो ऑर्डर आएंगे हम मिलकर करेंगे, मेरे पास हुआ तो मैं बना लूंगा, नहीं तो आप बना लेना, फर्नीचर बनाना हमें आता ही है। तो इन्होंने मिलकर ऐसे काम शुरू करा। अलग से कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है, अलग से कोई एंटिटी नहीं बनाई, अपने अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय से काम कराकर उसी को बढ़ा रहे हैं। तो इसे जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन बोलते हैं कि ऑपरेशन हम भी कर रहे हैं, ऑपरेशन वो भी दूसरा भी कर रहा है। सिंस देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और वेंचरर जो है वो ट्रांजैक्शन को सेपरेटली भी नहीं लिख रहे हैं ज्यादा। दे डू नॉट मेंटेन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑल द ट्रांजैक्शन अपनी ही बुक्स में लिख रहे हैं। क्योंकि अगर मान लिया फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए जो लकड़ी चाहिए, जो फेविकोल चाहिए, जो वर्कर चाहिए, वो सब हमारे पास ऑलरेडी है, तो अलग से उसका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन के की पॉइंट्स, की फीचर क्या क्या है?
इनका हर एक वेंचरर का पहले से ही अपना बिजनेस है अलग से, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। ऑल वेंचरर्स आर क्रिएटिंग देयर ओन असेट्स एंड मेंटेन देम। अपनी अपने आप वो असेट बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और सब लोग अपनी अपनी ट्रांजैक्शन ही लिख रहे हैं। कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी ट्रांजैक्शन अपनी अपनी बुक्स में लिख रहे हैं। कॉमन एग्रीमेंट है, वेंचरर्स अपनी एसेट का इस्तेमाल करेंगे जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। वेंचरर्स मेंट द लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय देम फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस। हो सकता है कुछ सामान खरीदना पड़े तो वो लाइबिलिटी भी अपने आप क्रिएट कर ले। वेंचरर्स मेट द एक्सपेंस ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस फ्रॉम देयर फंड्स। वो खर्चा भी अपनी जेब से करेंगे। रिवेन्यू जनरेट भी अलग अलग अपने आप से करेंगे, और बाद में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस हिसाब से वो शेयर कर लेंगे। Since the jointly controlled operation is not purchasing asset or raising finance in its own right, the assets and liability used in the activity of joint venture are those of the venturers, not for of the joint venture. क्योंकि जो ऑलरेडी बिजनेस वो कर रहे हैं उसी की एसेट है। मान लिया जो मिस्टर ए और बी काम कर रहे हैं मिलकर, ए के पास मशीन है, बी के पास अपनी मशीन है, तो उनकी अपनी अपनी है, वो जॉइंट वेंचर की नहीं है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग एसेट्स है। तो ये लिखा है ऐसा दे अकाउंटिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओनली अकाउंटिंग इशू दैट अराइजेस इज दैट द आउटपुट फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज टू बी शेयर्ड अमंग द वेंचर्स एंड देयरफॉर देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म कि जो आउटपुट है जो सेल हुई है उसको कैसे बांटे, वो खर्चों को कैसे बांटे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना ये बिजनेस, क्योंकि खर्चे तो खुद कर रहे हैं। In respect of the interest in jointly controlled operation, a venture should recognize in its separate financial statement and consequently in consolidated financial statement the assets that it control and the liability that it incurs. तो इन्हें अपनी अलग से असेट जो है वो और कंसोलिडेटेड में भी दिखानी है। द एक्सपेंस दैट इंकर्स, जो खर्चा किया, और जो शेयर है इनकम का वो दिखाना है। सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट वेंचर इटसेल्फ। अलग से जॉइंट वेंचर की सेपरेट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। However, the venturer may prepare account for internal management reporting purpose so that they may assess the performance of the joint venture. वो चाहें तो वो खुद से अपने आप कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है अपनी इंटरनल असेसमेंट के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर ए है और वो डीलर हैं टाइल्स में और मार्बल्स में। मिस्टर बी अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल में डील करते हैं, और जो सी हैं प्रमोटर हैं, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है where any contract for construction received will be completed jointly. Say Mr. A will supply all tiles and marble, Mr. B will supply other material from his godown, and Mr. C will look after the completion of construction. As per the contractual agreement, they will share any profit loss in the predetermined ratio. None of them are using separate staff or other resources for the joint venture business, and neither do they maintain a separate account. Everything is recorded in their personal business only. ठीक है? Ventures doesn't maintain separate set of books, but they record only their own transaction of the joint venture business. Any transaction of joint venture recorded separately is only for internal reporting purpose. Once all transactions recorded in venture financial statement, they don't need to be adjusted for its in the consolidated financial statement. तो हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। वो एग्जाम्पल सन में आ गया जब वो कुछ
अलग से उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर ए, बी और सी, इन्होंने एंटर किया है एक जॉइंट वेंचर में। इन्होंने सोचा है कि ये परचेज करेंगे लैंड को, कंस्ट्रक्शन करेंगे फ्लैट्स का और फिर फ्लैट को बेचें। मिस्टर ए ने 60 लाख रुपए की लैंड परचेज करी है और उन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लिया है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस भी दी है। मिस्टर बी ने सप्लाई किया है माल। मिस्टर सी ने एडवर्टाइजमेंट के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और लेबर के एक्सपेंस किए हैं। 30 जून को 6 महीने बाद each of the venture had agreed to take away one flat, each to be valued at 10 lakh each flat, and rest were sold by them. ए ने 40, बी ने 20 और सी ने 10 लाख के फ्लैट बेचे हैं। लोन की रिपेमेंट हो गई है इंटरेस्ट के साथ और जो पैसा था वो सबने बराबर बांट लिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड P&L एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच वेंचरर। तो हर एक वेंचरर अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेगा अलग से और एक कंसोलिडेटेड हमारा P&L बनेगा। अब कंसोलिडेटेड P&L बनेगा, उसमें सारे खर्चे आ जाएंगे, चाहे वो ए ने करें, चाहे बी ने करें, चाहे सी ने करें, वो सारे खर्चे आ जाएंगे। और जो सेल करिए, चाहे ए ने, चाहे बी ने, चाहे सी ने, वो सारी सेल भी आ जाएगी। इवन जो ड्राइंग्स हैं, जो ये एक एक फ्लैट ले रहे हैं, वो भी इनकी सेल ही है, जो एडवेंचर की तो सेल ही है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि खर्चे आएंगे सारे, तो क्या क्या खर्चा है? परचेस ऑफ लैंड, कैपिटल नेचर एक्सपेंस होता है, लेकिन ये तब जब हम लैंड को अपनी एसेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लैट बनाकर बेचेंगे तो हम अपने गुड्स के लिए खरीद रहे हैं, तो ये हमारी परचेजेस एक मटेरियल है, परचेजेस ऑफ लैंड। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी खर्चा है। मटेरियल 4.5 और 5, 9.5 लाख का मटेरियल का खर्चा है। 9 लाख रुपए के और खर्चे हैं। इंटरेस्ट दिया है 50 लाख के लोन पर 8% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 50 लाख पर 8% का इंटरेस्ट, और कितने समय का? 6 महीने का। कितना? 2 लाख। 50 लाख का लोन, 8% का इंटरेस्ट, 6 महीने का, तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 10-10 लाख रुपए के इन्होंने फ्लैट ले लिए, जस्ट लाइक सेल, और कुछ फ्लैट उठाकर भी इन्होंने जो बेचे हैं वो भी सेल है, तो प्रॉफिट हो गया 18,90,000 का। और इक्वली शेयर करने को क्वेश्चन में बोला है, तो प्रॉफिट 18,90,000 का हो गया, तो उसे इक्वली शेयर कर लिया। ठीक है। अब यहां पर ये एक कंसोलिडेटेड P&L तो बन गया, जो मुश्किल नहीं था। लेकिन अब मेन बात यह है कि ए अपनी बुक्स में क्या बनाएगा। तो ए अपनी बुक्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, जिसमें वो सारे खर्चे और सारी इनकम लिखेगा। ए ने क्या क्या खर्चा किया है? ए ने 60 लाख रुपए की लैंड परचेज की है और 60,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन का खर्चा किया है ना, और 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी इसी ने दिया है, तो ये सारे खर्चे लिखेगा।
बदले में इसने एक तो 40 लाख की सेल करी है ना, और 10 लाख रुपए का इसको फ्लैट मिल गया है। तो जो जा रहा है वो डेबिट में लिख दिया और जो आ रहा है वो क्रेडिट में लिख दिया। अब देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तो डेबिट में 62,60,000 है और क्रेडिट में बहुत कम है। तो ये अकाउंट होता है जॉइंट वेंचर विद बी एंड सी। जो भी ये ट्रांजैक्शन कर रहा है जॉइंट वेंचर की बी और सी के साथ, वो सारी यहाँ आ रही है। अब जो भी पैसा कम पड़ रहा है ये बी और सी से लेगा। अब कितना लेगा बी से, कितना लेगा सी से, उसके लिए हम बी की बुक्स में भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में, बी की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। तो बी ने क्या क्या खर्चा किया है, बी ने 4.5 लाख रुपए का मटेरियल दिया, फिर 5 लाख का मटेरियल और खरीदा या अपने पास से दिया और खरीदा है, तो ये आ गया। अच्छा, एक बात और जो रह गई वो ये कि यहां से ये अपना प्रॉफिट भी इसमें लिखेंगे। कैसे, इनका जो प्रॉफिट है हर एक का कितना है, 6 लाख। जैसे पी एंड एल अकाउंट होता है ना, खर्चे डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट में इनकम, और बैलेंस एंड फिगर प्रॉफिट भी डेबिट में ही तो आता है। तो प्रॉफिट भी कितना लिखेगा ये 6,30,000। तो ये भी 6,30,000 का अपना प्रॉफिट लिखेगा। ये बी को क्या मिला, बी ने सेल कितनी करी है 20 लाख की, और 10 लाख का इसे भी फ्लैट मिला है। तो इसका अकाउंट बनाकर हमें पता चलेगा कि कितना देना है। यहाँ जो टोटल 12 लाख रुपए की कमी आ रही है, 12 लाख है कितना, नहीं ज्यादा हो गया, टोटल कम लिखा था ना पहले, 68,90,000। तो 50 लाख है, 18,90,000 इसे और चाहिए अभी। तो उस 18,90,000 में से बी से कितना मिलेगा ये अब हमें पता चल जाएगा। तो बी में क्या आ रहा है, डेबिट में कम आएगा और क्रेडिट में ज्यादा आएगा क्योंकि इसने पेमेंट करना है। तो कितना आ रहा है, तो 14,20,000 इसने किसको देना है, बी ने ए को। तो ये 14,20 जो ये देगा, तो यहां पर ये 14,20 बी से लेगा वो लिख देगा। तो अब हमारा सी का पता चल जाएगा कितना, 18,90,000 में से 14,20 इसे बी से मिलेगा, तो सी से कितना मिलेगा। जब हम सी का भी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 4,70,000 ही आएगा। अब सी ने क्या खर्चा किया है, सी ने 9 लाख रुपए का खर्चा किया। इसका जो प्रॉफिट है 6,30,000 है। इसे भी एक 10 लाख का फ्लैट मिला है और इसने 10 लाख की सेल करी है। तो टोटल 20 लाख रुपए का इसे बेनिफिट मिला है, जबकि इसने खर्चा जो किया है वो केवल 6,30,000 का ही किया है। तो बाकी का 15,30,000 का ही किया है। तो 4,70,000 ये ए को देगा, है ना। तो 4,70 ये देगा, बी देगा 14,20 और दोनों मिलाकर 18,90 सी को ए को मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से रहता है। इसमें ये बहुत सिंपल है, आपको एक कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट बनाना है जिसमें सभी के खर्चे, सभी की इनकम आएंगी और फिर इंडिविजुअली सबका बनाना। इसमें कोई डाउट है किसी को। तो जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन के बाद में दूसरे टाइप का हमारा जॉइंट वेंचर था जॉइंटली कंट्रोल असेट के नाम से। तो जॉइंटली कंट्रोल असेट क्या होती है, separate legal entity is not created in this form of joint venture
बट वेंचरर ओन्स द असेट जॉइंटली। मतलब पहले क्या था, पिछले वाले में कोई अलग से जॉइंट वेंचर की एसेट नहीं थी। मतलब हमने कोई ऐसा काम नहीं करा था कि अलग से जॉइंट वेंचर की एसेट खरीद के उसके लिए कोई प्रोडक्शन कर। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां अलग से लीगल एंटिटी तो नहीं बनाई है, लेकिन अलग से कुछ एसेट खरीदी है, which are used by them for the purpose of generating economic benefit. They take up any expense and liability related to joint asset as per the contract. मान लिया हमारी एक गाजियाबाद में दुकान है, मिठाई की दुकान है, एक और है बिजनेस उनकी जो है हापुड़ में दुकान है। तो दोनों ने सोचा एक दिल्ली में दुकान खोलते हैं, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, दोनों की एक्सपर्टीज यूज हो जाएगी। तो दिल्ली में जब खोला तो वहां के लिए अलग एसेट खरीद ली, तो वो अलग से काम हो रहा है ना, अलग से एसेट परचेज करिए। We can conclude the following points. There is no separate legal identity, मतलब अलग से legal entity नहीं है। There is a common control over the asset. Venturer use their asset to derive some economic benefit to themselves. Each venturer incurs separate expenses for their transactions. Expenses on jointly held asset are shared by the venture as per the contract. मतलब कि हो सकता है खुद भी कुछ खर्चे करते हो और कुछ कॉमन खर्चे होते हो। In their financial statement, venturers show only their share of the asset and total income earned by them along with total expense incurred by them. मलिया एसेट 50 लाख की है, उसमें मेरा हिस्सा जो है वो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊंगा। Since the asset liability income expense are already recognized in separate financial statement and consequently in its consolidated financial statement, no adjustment or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer present consolidated financial। तो हम अलग से अपने बिजनेस में ही दिखा रहे हैं, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर द जॉइंट वेंचर ऑल्दो द वेंचर में प्रिपेयर अकाउंट फॉर इंटरनल मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग पर्पस। एग्जाम्पल नंबर 5, एबीसी लिमिटेड, बीपी लिमिटेड, HP Limited having the same point of oil refinery and same place of customer agree to spread a pipeline from their unit to customer place jointly. They agreed to share the expenditure on the pipeline construction and maintenance in the ratio 3:3:4 and the time allotted to use the pipeline was in the ratio 4:3:3. For the joint venture, each venturer will record the share of joint asset as classified according to the nature of the asset rather than an investment. तो वो असेट दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाएगा। और जो भी खर्चा हुआ है रेवेन्यू जनरेट करने में वो रिकॉर्ड करेगा विद अदर आइटम सिमिलर टू जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन की तरह। Following are the few difference between joint control operation and jointly controlled assets for better understanding. पहले वाला था jointly control operation और यह jointly control assets, इन दोनों में क्या फर्क है? jointly control operation में वेंचरर अपनी अपनी एसेट का इस्तेमाल अपने अपने बिजनेस में करते थे, लेकिन यहां मिलकर उन्होंने नई एसेट खरीदी है जिसका इस्तेमाल हो रहा है। jointly control operation is an agreement to join carry on the operation to earn income, whereas jointly controlled asset is an agreement to jointly construct and maintain an asset to generate revenue. Under jointly controlled operation, all expenses and revenue are shared at an agreed ratio, जबकि joint control asset में only expenses on joint asset are shared at the agreed rate, क्योंकि वो दोनों की एसेट है, उसमें जो खर्चा वही तो बटेगा आपस में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर ABC ने डिसाइड किया है कि वो जॉइंटली कंस्ट्रक्ट करेंगे पाइपलाइन, ट्रांसपोर्ट करेंगे
gas एक place से another that was manufactured by them. For the purpose following expenditure was incurred by them. इन्होंने बिल्डिंग खरीदी है 12 लाख की, 5% का डेप्रीशिएशन है। 60 लाख के पाइपलाइन, 15% का डेप्रीशिएशन है। 3 लाख की कंप्यूटर अदर इलेक्ट्रिक आइटम, 40% का डेप्रीशिएशन है। व्हीकल 9 लाख की, 20% का पर एनम का डेप्रीशिएशन। They also decided to equally bear the total expenditure incurred on the maintenance of pipeline, that is 6 lakh each year. You are required to show the consolidated balance sheet and the extract of statement of P&L and balance sheet for each venturer. अब हर एक का हिस्सा इक्वल है। अब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा? असेट, बिल्डिंग 12 लाख की, 12 लाख की बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर कितना डेप्रीशिएशन है? तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 5% का डेप्रीशिएशन लगाने के बाद? 11 लाख। तो 11,40,000 की लैंड एंड बिल्डिंग आएगी। तीनों का इक्वल हिस्सा डिवाइड बाय 3 कर दो, 380 तीनों की अलग अलग। और पाइपलाइन है 60 लाख की, 15% का डेप्रीशिएशन लगा दो, 9 लाख का डेप्रीशिएशन लग जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी? 51 लाख, तीनों में इक्वल बटेगी। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम 3 लाख है, 40% का डेप्रीशिएशन, तो 180 बचेगा, तीनों में इक्वल बटेगा। और व्हीकल है 9 लाख, 180 का डेप्रीशिएशन लग के 720 और सब में बटेगा। ठीक है, तो जब इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल 71,40,000 आ जाएगा नॉन करंट एसेट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो पैसा लगा रखा होगा वो भी तो इतना ही होगा टोटल जो इनका आ रहा होगा। तो हमने इक्विटी शोल्डर फंड भी इतना ही लिख दिया। एक तो हमसे ये पूछा था, दूसरा पूछा था कि अलग अलग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या आएगा, वो हमने देख लिया। अब अलग अलग क्या आएगा? P&L और बैलेंस शीट। अब देखो सबके डेप्रीशिएशन आ जाएंगे। तो डेप्रीशिएशन कितना है बिल्डिंग पर? 60,000, तो एक के हिस्से में 20,000 आ जाएगा। तो डेप्रीशिएशन 20,000 आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का। और पाइपलाइन का डेप्रीशिएशन टोटल 9 लाख था, तो 3 लाख आ जाएगा एक कोवेंचरर का। सबका एक जैसा बनेगा क्योंकि इक्वल है। थोड़ा सा जो अलग है खर्चे की वजह से वो अलग अलग हो जाएगा। और डेप्रीशिएशन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 180, तो कितना है? 120, तो 40,000 वो आ जाएगा। और व्हीकल पर 180 है तो 60,000 आ जाएगा। तो टोटल डेप्रीशिएशन आ जाएगा 420। एक तो ये P&L में आएगा 4,20,000 P&L। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट जब ये बनाएंगे अपनी, तो बैलेंस शीट में यही हिस्सा आएगा जो था लैंड एंड बिल्डिंग में 380, 17 लाख प्लांट एंड मशीनरी में, 60,000 कंप्यूटर में और व्हीकल में 240। ये इनकी अपनी अपनी एसेट में जुड़ जाएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाएगा 23,80,000। ये अलग अलग इनका जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जो अलग से इनका सेल हो रही है या जो खर्चे हो रहे हैं वो हमें बताने रखे, वो भी अपने अपने P&L में आ जाएंगे। तो इस मेथड में क्या है कि मेनली असेट इन्होंने मेंटेन कर रखी है, तो हर वेंचरर अपनी अपनी बुक्स में उतनी असेट दिखाएगा, प्रोपोर्शनेट असेट जो उनकी अपनी, और खर्चे भी दिखाएगा। ठीक है, नाउ जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज।
This is the format where venturer creates a new entity for the joint venture business. एक नया ही हमने बिजनेस बना लिया joint venture, अलग से बिजनेस, अलग से पैसा, सारा काम अलग, सेपरेट, तो कोई टेंशन ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल अलग काम हो रहा है. Jointly controlled entity is a joint venture which involve the establishment of corporation, partnership और other entity. हम एक अलग बिजनेस कर रहे हैं, एंटिटी उसी तरीके से काम करेगी जैसे नॉर्मल होता है, एक्सेप्ट कि यहाँ पर हमें पता है कि कितना कितना हिस्सा बैठेगा सबका. तो सब पैसा लगाएंगे, सब नई एसेट खरीदेंगे, नई लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, खर्चा करेंगे, सेल करेंगे, सब कुछ अलग होगा. तो ये तो और आसान है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अलग ही है. द नेट रिजल्ट वो सब में बढ़ जाएगा जो भी उनका पहले से रेशो तय हुआ है आपस में. ठीक है. These contributions are included in accounting records of the venturer और वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकी तो एक अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी क्योंकि अलग बिजनेस है ये. भाई मैंने अगर एक मिलकर अलग से काम करा तो मैं अपनी बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, वो वाली बुक्स अलग से बनेंगी. jointly controlled entity maintains its own accounting record और अपनी अलग से रिकॉर्ड बनाकर वो मेंटेन करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6, ए और बी दो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं. लोकल अथॉरिटी ने इशू किया एक टेंडर, मेट्रो का एक हिस्सा बनाना है, 2000 करोड़ का है, और उन्होंने बिडर्स इनवाइट किए हैं. ए और बी ने मिलकर बिड किया है. तो तय हुआ है कि सारी की सारी मशीनरी और इक्विपमेंट वो ए करेगा अरेंज, फंडिंग बी करेगा, और जो भी खर्चा होगा और रेवेन्यू होगा वो 60-40 के रेशो में बटेगा. तो ये एग्जांपल है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी. 3 सेपरेट एरोस्पेस कंपनी, उन्होंने जॉइंटली एक एयरक्राफ्ट बनाने की बात करी है और उन्होंने अपनी अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करा है. कंपनी ने अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल किया है और अपने अपने रिसोर्सेज से, ठीक है, और खर्चे किए हैं और इनकम भी है. तो रिवेन्यू और जो कॉमन कॉस्ट है वो एग्रीमेंट के हिसाब से आपस में बांट दी जाएगी. ठीक है. तो यहाँ लिखा पार्टी ऑल्सो इनकर देयर ओन कॉस्ट, उन्होंने अपना भी जो खर्चा किया है वो भी वो लिख लेंगे. एरो लिमिटेड मेंटेन सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अलग से वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. तो एरो लिमिटेड विल इनवॉइस द कस्टमर ऑन द इन्वेस्टर्स बिहाफ, एलोकेशन और रेवेन्यू उनके इन्वेस्टर के रेशो में बटेगा, सारा जो खर्चा है वो शेयर होगा आपस में. तो कहने का मतलब यही है कि हम मिलकर काम, 3 टाइप का जो हो गया. पहला क्या था, अपना अपना काम कर रहे थे, बस हमने थोड़ा सा मिलकर एक काम स्टार्ट कर लिया, तो जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन था. जॉइंटली कंट्रोल एसेट में हमने एसेट खरीदी थी मिलकर, और यहाँ पूरा बिजनेस ही मिलकर हम कर रहे हैं. ठीक है. तो सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, सब कुछ अलग अलग है. तो अपनी इंडिविजुअल बुक्स में तो वेंचरर AS13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लिखेगा जो भी पैसा लगा रखा है. जॉइंट वेंचर कैन बी फॉरेन कंपनी ऑपरेशन इन इंडिया थ्रू कंसर्न, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. 1:1 का रेशो है जॉइंट वेंचर. अब क्या हम किसी और कंपनी के साथ किसी की टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके, अपनी रिसोर्सेज का यूज करके प्रॉफिट का शेयरिंग रेशो डिसाइड करके बांट सकते हैं. तो ये सारी बातें इन्होंने बता रखी है. चलिए इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसको. ए लिमिटेड और एक यूके बेस्ड, ये जो ए लिमिटेड है ये यूके बेस्ड कंपनी है. इन्होंने बी लिमिटेड से एक जॉइंट वेंचर किया जो इंडिया की कंपनी है. बी लिमिटेड विल इंपोर्ट द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड सेल देम इन इंडिया.
A Limited, B Limited agreed to share the expense or revenue in the ratio 5:4. प्रॉफिट इक्वल बटेगा. A Limited 49% इन्वेस्ट करेंगे बट शेयर इक्वल रहेगा असेट्स और लायबिलिटी में. हमें को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है क्योंकि अलग बिजनेस है, सब कुछ अलग ही होगा. तो जब P&L बनेगा तो एक्सपेंस आएंगे. क्या क्या एक्सपेंस? परचेजेस 9 लाख और अदर एक्सपेंसेस 3,06,000. तो ये टोटल खर्चे हो गए हमारे. सेल है 13,05,000. ठीक है. अब याद करिए, आपको अगर फॉर्मेट याद हो, अभी शायद आपने पढ़ा है या नहीं, एक 12th में भी पढ़ाया जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की, उसका P&L का एक अलग फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट होता है ना, स्केड्यूल 3 के हिसाब से. तो उसमें हम क्या लिखते हैं? P&L निकालते हुए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, और एक्सपेंसेस में हम जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है वो चेंज इन स्टॉक, उसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, ये सब लिखते हैं. तो यहां पर हमारे को खर्चे में क्या दिया हुआ है? परचेजेस, अदर सेल एक्सपेंस, वो हमने लिख दिया है ना. यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख का, तो चेंज इन इन्वेंट्री लिखा जाता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. ओपनिंग है नहीं, नया बिजनेस है. क्लोजिंग है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, ओपनिंग 0, क्लोजिंग माइनस करके नेगेटिव फिगर आ जाएगी खर्चे में. तो 1 लाख की वो नेगेटिव इनकम आ गई, टोटल एक्सपेंस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,99,000. अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, उसमें सारी एसेट्स आ जाएंगी. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6 लाख की है, करंट एसेट्स 2 लाख की है, इन्वेंट्री 1 लाख की है, 9 लाख बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा. कैपिटल 4,01,000 की है. प्रॉफिट अभी अभी कितना आया? 199. नॉन करंट लाइबिलिटी 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख. टोटल बैलेंस शीट बड़े आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से बन गई P&L और बैलेंस शीट, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी है. ये तो नॉर्मल होना है काम, बिल्कुल सिंपल. तो ये आराम से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है. जो जो जिसने खर्चा किया वो सारा आ जाएगा. अब जो एक्सपेंस है, जैसे परचेजेस है, तो एक्सपेंस वगैरह के लिए क्या बोला है? ए और बी एक्सपेंस और रिवेन्यू को 5:4 के रेशो में डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो और जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल बटेगा, है ना. तो सेल है हमारी 13,05,000. तो 13,05,000 को 5:4 के रेशो में डिवाइड करिएगा, क्या आता है? 5,80,000. ठीक है. परचेजेस है हमारा 9 लाख, 5:4 के रेशो में डिवाइड किया है. अदर एक्सपेंसेस है 3,06,000, 5:4 में डिवाइड किया है. ठीक है. असेट इक्वल बढ़ती है. ठीक है. 49% टोटल कैपिटल का ए लगा रहे हैं, है ना. तो 4,01,000 का नहीं, 1 मिनट रुको. प्रॉफिट इक्वल बांट रहे हैं ना. 4,01,000 का बांटना 49%, ये आ गया. 51% बी का हो गया. जो प्रॉफिट है वो इक्वल बटेगा दोनों में. बोरोइंग इक्वल बटेंगी, करंट एसेट इक्वल बटेंगी, पीपी इक्वल बटेगी, इन्वेंट्री इक्वल बटेगी, अदर करंट एसेट इक्वल बटेगी. तो ये अलग से बांट के दिखाना है हमें. तो बहुत ही सिंपल है, मतलब अगर आप करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये बहुत बहुत इजी है, कोई टेंशन का काम है नहीं इसमें.
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेंचर। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड यूज होता है वेंचरर में। हमने हर जगह क्या करा है, हमने हर जगह जो भी हिस्सा है उसका 50%, 40, 60 जो भी है वो बांटा है ना, चाहे वो असेट हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे रेवेन्यू। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड of accounting is to be followed except in following cases। अगर इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी है, हमने इसे बेचने के लिए रखा है, फिर हम इसे जॉइंट वेंचर नहीं मानेंगे। अगर हमारा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है तो हम इसे जॉइंट वेंचर मानेंगे ही नहीं। जॉइंट वेंचर ऑपरेट्स अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से अपने प्रॉफिट या फंड्स को ये ट्रांसफर ही नहीं कर सकते वेंचर के बीच में, तो भी हम इसे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड से नहीं करेंगे। इन बोथ द अबव केसेस AS 13 अप्लाई करेंगे, AS 27 अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। वेंचरर शुड डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड फ्रॉम द डेट। कब से प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड को डिसकंटिन्यू करेंगे, तो ये इन्होंने बता रखा है, अगर कंट्रोल हमारा नहीं रह गया है, अगर हमारा कंट्रोल नहीं रह गया, किसी वजह से जॉइंट वेंचर आपस में खत्म हो गया है, तो भी हम क्या करेंगे, इस मेथड को खत्म कर देंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट है बट हमारा जॉइंट कंट्रोल खत्म हो गया, तो इस मेथड को रहने देंगे। और अगर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन है या फंड वगैरह ट्रांसफर करने के लिए हमें दिक्कत है कि नहीं हो पाएगा, तो भी इसे मेथड को यूज नहीं करेंगे। जिस दिन से आप डिसकंटिन्यू करेंगे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, अगर आपका 50% से ज्यादा इंटरेस्ट है तो AS 27 के हिसाब से आप करेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड नहीं चलेगा। अगर 20% या उससे ज्यादा है, 50% तक है, तो हमें AS 23 के हिसाब से चलना पड़ेगा, एसोसिएट के हिसाब से इक्विटी मेथड लगाना पड़ेगा। बाकी के लिए हम AS 13 लगाएंगे। अगर हम प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड नहीं लगाएंगे तो या तो AS 21 या AS 23 या AS 13 लगाएंगे। For this purpose, carrying amount of investment at the rate on which joint venture relationship ceases to exist should be regarded as cost thereafter। जिस दिन हम ये रिलेशनशिप खत्म करें, उस दिन जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसे ही हम कॉस्ट मान लेंगे। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड के क्या क्या फीचर हैं? Stress is given on substance or form, that is, more importance is given to the share of venturer in the profit or loss rather than the nature and form of joint venture। तो हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और वेंचर का जो शेयर है उसे हम अलग से दिखाते हैं, सेपरेट लाइन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अलग अलग दिखाते हैं किसका कितना हिस्सा है। एग्जाम्पल नंबर 8, Mr. A entered into joint venture with B। 33% इसने पैसा लगाया है और है शेयर ऑफ 40% इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। प्रॉफिट में 50% हिस्सा है और कुछ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो बनाई है वो हमें बनाकर दी हुई है। 1 लाख का पैसा एक साथ लगा रखा है दोनों ने, और 33% मतलब 1/5, 1/3, तो शुरू में 75,000 रुपए लगाए थे, तो 75,000 का 1/3 कितना होता है, 25,000। वही 33% इसने लगाए थे और 66.67 मतलब 67% बी ने लगाए थे, ये हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ होगा
और कुछ हमारा ड्राइंग्स वगैरह हुआ होगा, वो सब के बारे में प्लस माइनस करने के बाद में ये आ रखा है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में 40% शेयर है, तो हमारी जो करंट एसेट है 75,000 की, है ना। तो टोटल प्रॉपर्टी में भी पीपीई में भी बोल रखा है थर्ड कितना है, 75,000 है ना, ये रहा 75,000 है। सॉरी मैंने टोटल का कर दिया था ये। इसने बोल रखा है ए और बी ने ज्वाइंटली कंट्रोल करा है 33% ऑफ पीपीई में 33% है, पीपी है 75,000। इस 75,000 में 1/3 25 और 50 ये लगाया है ए और बी ने, तो ये इनकी कैपिटल हो गई। इसके बाद करंट एसेट, करंट एसेट है 75,000 की, करंट एसेट में 40% लगाया है, तो 75,000 का 40% होता है 30,000, और 45,000 बी ने, तो ये भी लगाया है। करंट लाइबिलिटी 50,000 है, उसमें भी 40% और 60% है, तो ये माइनस हो गया, तो इनकी ये कैपिटल आ गई जो पैसा इन्होंने लगा रखा है, और नेट रिजल्ट में 50%। तो ये सब हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाकर हमें दे दी, ठीक है। सिमिलर टू द अबव, ऑल द आइटम ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम विल आल्सो बी क्लासिफाइड लाइन टू लाइन, मतलब हर एक आइटम को ऐसे ही अलग अलग किया जाता है इस मेथड में। द होल बेसिस ऑफ दिस प्रोविजन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई भी हम अलग अलग नहीं, सब कुछ हम अलग अलग आइटम करके दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड AS21 की तरह ही है, क्योंकि इसमें वैसे ही हम सीधा प्लस कर देते हैं, इसमें प्रोपोर्शनेट हम करके दिखा। एज फार एज पॉसिबल reporting date of the financial statement of jointly controlled entities and ventures should be the same। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम कोशिश करेंगे 6 महीने से ज्यादा ना हो, बिल्कुल ये वही है जो S23 में लिखा हुआ था कि 6 महीने से ज्यादा का ना हो। अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में सेम ये सारी बातें लिखी हुई थी कि अकाउंटिंग पॉलिसी सेम हो, और नहीं है तो हम उसको सेम करेंगे, वही बात यहाँ लिखी हुई है। अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो एडजस्टमेंट करी जाएगी, और एक जैसी बनाने के लिए जो भी है खर्चा वो जो डिफरेंस है वो लिखा जाएगा। Any asset or liability should not be adjusted by another liability or asset. Similarly, any income or expense should not be adjusted. आप आपस में कोई इनकम और एक्सपेंस को एडजस्ट ही नहीं करेंगे। On the date when interest is acquired, if the interest of venturer is less or more, गुडविल और कैपिटल याद है पिछला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने निकाली थी कि अगर हमने मान लिया किसी में बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया और उससे बेनिफिट हमें मिल रहा है 40,000, इसके अंदर 10,000 की गुडविल है जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है, क्योंकि आपको बेनिफिट कम मिल रहा है और कॉस्ट ज्यादा आ रही है। यही अगर उल्टा होता 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, 60,000 का बेनिफिट मिल रहा होता तो 10,000 की कैपिटल रिजर्व हो जाती। तो कॉस्ट में से बेनिफिट माइनस करिए, प्लस आएगा तो गुडविल, माइनस आएगा तो कैपिटल रिजर्व। एक इन्वेस्टर जिसका जॉइंट कंट्रोल नहीं है तो वो एसोसिएट हो जाएगा, तो उसकी एसोसिएट की तरह अकाउंटिंग हम करेंगे। तो इफ इन्वेस्टर शेयर इन द लॉस ऑफ एंटिटीज एक्सेस, ये भी AS23 का लिखा है कि लॉस को भी हम लिखते रहेंगे इक्विटी मेथड में। ये आपने अगर इक्विटी मेथड पहले पिछले AS नहीं पढ़ा है तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, वो पढ़ना पड़ेगा। लॉस हम माइनस करते हैं अप टू द कैरिंग अमाउंट, उसके बाद नहीं लिखते हैं, फिर फ्यूचर में प्रॉफिट भी तभी लिखते हैं जब पुराना लॉस पूरा इक्वल हो जाता है।
Illustration number 4. A Limited entered into a joint venture with B on 1:1 basis, 1:1, और इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है C Limited। तो हमें तीनों का डाटा दे रखा है। तो C का तो अलग से बनेगा बिजनेस, और इसका जो भी आधा आधा हिस्सा वो इनके बिजनेस में जुड़ जाएगा, है ना। तो ए का बिजनेस कितना है? ए में शेयर कैपिटल है 10 लाख की, है ना। तो हमेशा याद आप रखा होगा आपने कि जो भी शेयर कैपिटल होती है वो कंसोलिडेशन में भी वो उन्हीं की अपनी रहती है। तो 10 लाख आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस 18 लाख है, और 12 लाख में 6 लाख और मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 लाख आ गया। ऐसे ही लोन 3 लाख है, 1 लाख वहां से मिल जाएगा, कितना हो जाएगा लोन? 4 लाख। ऐसे ही करंट लाइबिलिटी 4 लाख है, 50,000 वहां से और आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4.5 लाख, टोटल 4250। पीपी 350 है, 19.5 का आधा और मिल जाएगा, 40 लाख 25,000। असेट्स हैं कितना? और 25 और मिल जाएगा, 2,25,000, है ना। अब हमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखी, कैपिटल भी नहीं लिखी, तो हिसाब बराबर हो गया, वो बैलेंस शीट में कहीं कोई भी चीज नहीं आई। अगर अब देखो, हमने जो पैसा लगाया था वो कितना लगाया था? 5 लाख। 5 लाख का आधा कितना होता है? ये कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट, और ये दोनों सेम है 50, 2.5 लाख और 2.5 लाख, तो कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाती। ऐसी बी की भी बन जाएगी अकाउंटिंग, बी में भी ऐसे ही आएगा, उसका भी लाइन टू लाइन एक एक आइटम आ जाएंगे। बहुत ज्यादा सिंपल है ये, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि एक वेंचरर और जॉइंट वेंचर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही हो, भाई हमने एक सेपरेट एंटिटी बना दी, है ना, और हमारे से कुछ माल जाता हो, तो सेपरेट एंटिटी के लिए तो परचेजेस हो जाएगी ना वो। तो when venturer transfer or sell assets to joint venture, the venturer should recognize only that portion of gain or loss which is attributable to the interest of the other ventures. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझो। मैंने हम मान लिया, आप मानो आपने और मैंने मिलके एक काम करा, मैंने 50,000 की आइटम 60,000 में जॉइंट वेंचर को दी, तो 50 की आइटम 60 में दी, तो 10,000 का प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट किससे कमा रहा हूं मैं? अपने ही जॉइंट वेंचर से, उसमें मेरा हिस्सा आधा है, तो इसमें लिखा मुझे आधा ही प्रॉफिट लिखना चाहिए, पूरा नहीं। कौन सा आधा? जो आपके हिस्से का है, मेरे हिस्से वाला नहीं, मेरा हिस्से वाला तो वहां से आ ही रहा है, जो आपके हिस्सा है उतना ही प्रॉफिट लिखना चाहिए। देखो क्या लिखा है, जब वेंचर ने ट्रांसफर करा है तो वेंचर को केवल उतनी पोर्शन का गेन लेना चाहिए जो दूसरे वालों का हिस्सा है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को बेच के प्रॉफिट थोड़ी ना कमाएगा। प्रॉफिट आप किसको बेच के कमाते हो? दूसरों, तो दूसरे का जो हिस्सा वही आपका है। द वेंचर शुड रिकॉग्नाइज फुल अमाउंट ऑफ एनी लॉस, लॉस होगा तो पूरा, ठीक है। ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशन और सेल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए रिडक्शन इन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द करंट एसेट और इम्पेयरमेंट लॉस। तो कोई लॉस है तो लॉस पूरा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट केवल दूसरे के हिस्से का। When the venturer from the joint venture purchase the asset, मान लिया खरीदे, ये भी तो हो सकता है खरीदी हो asset, बेची ना हो। Venture will not recognize his share of profit in the joint venture of such transaction unless the disposes of asset। अब यहाँ क्या है, मान लिया मैंने कोई एसेट खरीदी, एसेट किसने बेची है? जॉइंट वेंचर ने, उसे प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट में जो मेरा हिस्सा मुझे वो नहीं लिखना है, क्योंकि वो मेरे पास ही है, जब मैं किसी और को बेचूंगा तभी लिखूंगा। तो ये बातें आपको
नॉर्मल सोचते हुए करनी है। A venturer should recognize the share of loss resulting from this transaction in the same way as profit, except that loss will be recognized in full immediately. तो लॉस पूरा लिखेंगे, प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होगा हमेशा की तरह। और वैसे भी ये फाइनल लेवल पर बहुत ज्यादा आएगा, अभी आपके लिए जो हमने कर लिया वो मोर देन इनफ है, जो क्वेश्चन हमने कर लिए। इन केस द जॉइंट वेंचर इज इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट एंटिटी, then provision of above para will be followed only for consolidated financial statement and not for venture's own financial statement. In the books of venturer, profit or loss from such transaction are recognized in full. जब सेपरेट है तब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तब तो पूरा पूरा लिखिए। जब सेपरेट नहीं है, जॉइंटली कंट्रोल असेट है, हम जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन है, वहां पर एक साथ ही बिजनेस कर रहे हैं, कोई अलग से है ही नहीं, वहां की बात हो रही है। अगर वो सेपरेट बिजनेस है फिर बात अलग है। जैसे एग्जांपल नंबर 9 में ए और बी सेपरेट इन्होंने एंटिटी बनाई है। ईच ऑपरेटर हैज 50% ओनरशिप इंटरेस्ट, 50% आउटपुट लेंगे। ए ने 110 करोड़ रुपए लगाए हैं और बी ने 120 करोड़ लगाए हैं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड एसेट इज 180 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो जो 110 करोड़ लगाए थे वैल्यू उसका 100 है, और जो 120 था उसका 80 अब वैल्यू है। तो ए गेन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ए शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ असेट कंट्रीब्यूटेड बाय, एंड कैसे आएगा देखो, ए ने जो असेट है यहां पर ए कंट्रीब्यूटेड 110 प्रॉपर्टी करोड़, ठीक है, और बुक वैल्यू क्या थी 100। तो 100 करोड़ वाली प्रॉपर्टी ए ने 110 करोड़ में दी, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू 110 करोड़ है, तो प्रॉफिट कितने का है 10 करोड़ का, है ना। तो यहां पर लिखा है गेन है 10 करोड़, कैसे, ए का जो शेयर है, ए शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट वो कितना है, तो 120 करोड़, 110 जो है, बी ने भी तो पैसा लगाया है। बी ने कितना पैसा लगाया 120 करोड़ की एसेट, उसमें इसका 50% हिस्सा कितना हुआ 60 करोड़। और इसने जो अपनी एसेट लगाई है वो कॉस्ट पे लेगा ना, अपनी एसेट 50 करोड़, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बाई चांस 10 करोड़ का रहा, ये वाला प्रॉफिट नहीं है। कैसे, दोबारा से समझो, ए ने अपनी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 110 में दी ना, तो अब इसको ध्यान से सोचो, इसके बदले में क्या हुआ, बी ने भी दी। अब इसका अपनी प्रॉपर्टी में भी 50% हिस्सा है और बी की प्रॉपर्टी में भी 50% हिस्सा है। तो अब आप ये देखो, कॉस्ट ऐसा समझो, इसे कॉस्ट कितनी है इसकी 100 करोड़, बेनिफिट कितना हुआ, जो वैल्यूएशन आई इसकी अपनी एसेट की, वो तो हमने कहा अपनी एसेट की वैल्यूएशन तो कॉस्ट पे ली जाएगी, वो तो प्रॉफिट है नहीं। अपनी एसेट की आधी वैल्यू 50 करोड़, और जो बी ने लगाई है 120 करोड़ की एसेट, उसका आधा हिस्सा 60। तो आप 100 करोड़ लगाकर 110 का बेनिफिट ले रहे हो, तो जैसे कैपिटलिज्म निकालते थे ना, तो 10 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर वो होता है जिसका जॉइंट कंट्रोल नहीं है, बस उसने पैसा दिया है ना। इन्वेस्टर उसका जॉइंट कंट्रोल नहीं है, बस उसने पैसा दिया, तो एस 13 के हिसाब से पैसा लगाएगा, चाहे वो एस 13 लगाए 21 या 23, क्योंकि वो इन्वेस्टर ही होते हैं सब जो पैसा लगाते हैं।
Operator of joint venture, payment to operators is recognized as expense in consolidated financial statement और बुक्स ऑफ द ऑपरेटर में रेवेन्यू रिकॉग्निशन रेवेन्यू है उसके लिए। मान लिया आप में से कोई, हम 3-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, किसी को ऑपरेशन ऑपरेट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो जिसको पैसा मिल रहा है उसकी रेवेन्यू है, इनकम है, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 के हिसाब से लिखेगा। ठीक है। क्या क्या डिस्क्लोजर होगा? वेंचरर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज रिमोट। तो जो भी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है वो सारी चीजें वहां पर भी दिखाएगा। हमारे कंटीजेंट लायबिलिटी दैट वेंचरर हैज इनकर्ड इन रिलेशन टू इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर एंड इट्स शेयर इन ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब वो भी दिखाएगा जो जॉइंट वेंचर की है। ठीक है। और शेयर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी सेकंड पार्ट में लिखा है जॉइंट वेंचर देमसेल्फ फॉर विच इज कंटीजेंटली लायबिलिटी लाइबल वो लिखेगा, और जॉइंटली इंकर्ड बाय वेंचर वो भी लिखेगा, सारी दिखाएगा। और कंटीजेंट लायबिलिटी दैट अराइज बिकॉज द वेंचर इज कंटीजेंटली लायबिलिटी फॉर अदर वेंचरर ऑफ, तो सारी की सारी कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाई जाएंगी। ये डिस्क्लोज करेगा कि कितना पैसा इनका कमिटमेंट में लगा हुआ है वहां पर, कैपिटल कमिटमेंट ऑफ द वेंचरर इन रिलेशन टू इट्स इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्ट कितना, इंटरेस्ट कितना है इसका, कैपिटल कमिटमेंट अदर वेंचरर्स में कितना है, अपना मतलब शेयर वगैरह सारी चीजें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। और जितने भी जॉइंट वेंचर है सारे आपको दिखाने पड़ेंगे। एक ही जॉइंट वेंचर हो ऐसा जरूरी नहीं है, जितने भी हैं सारे के सारे आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, सारी एसेट्स लायबिलिटीज, ये सारा था, मतलब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी। जितने भी को वेंचर आपके जितने भी जॉइंट वेंचर हैं उन सब का कंडीजेंट लायबिलिटी एसेट्स सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। तो अगर हम देखें कि इस पूरे पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सार क्या है, तो आपके 3 टाइप के जॉइंट वेंचर हैं, और अगर आपका जॉइंट कंट्रोल नहीं है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, 21 या 23 के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। S27 में आपको अकाउंटिंग तभी करनी है जब वो एक्चुअल में जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर में हमारे 3 टाइप के जॉइंट वेंचर यहाँ बताए गए हैं। तीनों मेथड में, तीनों टाइप के जॉइंट वेंचर में हमें प्रोपोर्शनेट मेथड का ही इस्तेमाल करना है, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन ही करना है। इनकम, रेवेन्यू, असेट, लायबिलिटी सबको प्रोपोर्शनेट करना, बस इतना सा। तो ये लास्ट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जो हमने कंप्लीट किया है। तो AS 1 से लेके AS हमने 29 तक करे हैं, जिसके अंदर हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नहीं पढ़ा है। 6 डेप्रीशिएशन पर था जो हट गया था PPE 10 आने की वजह से। 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे था, वो हट गया था AS 26 के आने की वजह से। तो 1 to 29 पढ़े हैं, जिसमें से इफेक्टिव 27 है। तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल में हमने पढ़े। पहले मैंने उसको सीक्वेंस वाइज 1 to 29 नंबर तक पढ़ाया था। अब मैंने आपके स्टडी मटेरियल में जिस टाइप से, जैसे अभी हमारा 21, 23, 27, 13 सब उस तरीके से दे रखे हैं, तो वो हमने सब पढ़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप ये मानकर चलिए कि आपका 30 to 40 या 50 मार्क्स का भी एग्जाम में आ सकता है। अभी क्योंकि नया कोर्स आपका चेंज हुआ है तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में तो 60 मार्क्स तक का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से आएगा। अब वो इसलिए हम देखा जाए तो वैसे तो हम कह रहे हैं, लेकिन 100 मार्क्स का ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा। कैसे? मान लिया कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से आया है। कंसोलिडेशन आएंगे तो हम कहेंगे कि AS 21 का आया है। अमल कमीशन का आएगा तो हम कहेंगे AS 14 से आया है। तो ब्रांच का आएगा, फॉरेन ब्रांच का, तो हम कहेंगे AS 11 का क्वेश्चन आया है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लिंक हो ही रहा है हर एक चीज। तो हम
इसको शॉर्ट नोट्स हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बनाएं और इसको बार बार रिवाइज करें ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें मुश्किल ना लग के इजी लगे। ठीक है।